Jim, we copied both solar wind and to the atomic spectrometer drone classes. in the ETB. So hey guys, how are you? तो बेटा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, ये सेशन इसलिए लेट हो गया, मैं आपको बताऊं। ये सारा का सारा आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी कर दिया था। अभी मैंने पिछले 1 आवर्स में ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब ये पूरा रिकॉर्ड होके मैंने जब वीडियो चेक किया तब वहां पे देखा कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरी फोटो आ रही है, मेरा वीडियो चल रहा है। ये वाला जो भी हमने सेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इस वजह से सारा का सारा खराब हो गया। तो इसको ना वाइप आउट करने की बजाय हमने क्या किया है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सोल्व कर दिया है ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ और इसको समझा देता हूँ। बेसिकली सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दैट अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इज मोर डेंजरस देन द air molecule hitting a person, though both bullet and air molecule are moving with same velocity. Explain. तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि बुलेट और एयर मोलिक्यूल दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। बुलेट और एयर मोलिक्यूल की दोनों की वेलोसिटी सेम है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ नहीं है। ये हमें पता है कि बुलेट का मास एज कम्पेयर टू द एयर मोलिक्यूल ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका क्योंकि मास ऑफ द बुलेट इज मोर एज कम्पेयर टू द mass of the air molecule, so the momentum of the bullet is also greater than the momentum of the air molecule. So from here we can say that because the momentum of the bullet is greater than momentum of the air molecule, so bullet fired from the gun is more dangerous as compared to the air molecule. Okay, so this is all about the question number 1. Question number 2 says that draw a velocity time graph for a moving particle on which net external force acting is 0. तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर अगर कोई नेट फोर्स लग ही नहीं रहा तो वो एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल, ऑब्वियसली नहीं करेगा। और अगर वो एक्सेलरेट कर नहीं रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. Question number 3 says a truck of mass m moved under a force F. If the truck is loaded with an object equal to the mass of the truck. पहला केस करते हैं. पहले केस में क्या बोल रहा है, a truck of mass m is moved under a force F. तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया F1, इसको मान लिया M1 and A1. यहाँ पे F1 कितना दिया हुआ है, कैपिटल F, तो ये कैपिटल F हमने रखा. M1 कितना है, मास ऑफ द ट्रक इज m, so here it is. तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, A1 is the acceleration of the truck when it is under the force F. तो यहाँ पे acceleration आया आपके पास A is equal to F upon M. Getting or not? So put this as equation number 1. इसके बाद में क्या करना है आपको, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, if the truck is loaded with an object equal to the mass of the truck. तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले मास कितना था m, अब मास कितना कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि ट्रक का मास m और उसमें जो ऑब्जेक्ट रखी है उसका भाई मास कैपिटल M. तो अभी टोटल मास कितना हो गया, 2m. तो यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूला लगाया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पे हमने 2m कर दिया. और ये फोर्स के लिए क्या बोल रहा है वो, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ्ड. तो इस फोर्स के लिए बोल रहा है वो दिस विल बी हाफ्ड. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये F/2. तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन A2 निकाल लेंगे. और यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, that it is 1/4 of capital F capital M. तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, that acceleration in the second case is 1/4 of A1, is 1/4 of this A1. Okay, so this is what the question asked. So this is all about the question number 3. Question number 4 says that a man throws a ball weighing 500 gram vertically upwards with a speed of 10 meter per second. Find its initial momentum, find its momentum at the highest point of its flight. तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है बेसिकली अपने को, यहाँ पे आपको बॉल का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5 kg. इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियली पहले उसका मोमेंटम फाइंड करना है. तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो जब वो हाथ से छूटी, जब हाथ से निकली वो बॉल, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड जो आपको दी हुई है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब वो हाथ से निकली बॉल, तब उस पॉइंट पे उसका मोमेंटम कितना होगा, P1 m into u, मास into वेलोसिटी. तो यहाँ पे मास कितना है, 0.5 kg.
वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 0.5 इंटू 10 विल बी 5 kg मीटर पर सेकेंड, 5 kg मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे सेकेंड, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल मोमेंटम एंड व्हाट फाइंड इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट, फाइंड इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। तो जब हमने बॉल को ऊपर फेंका और ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर चुकी है, हाईएस्ट पॉइंट पे जा चुकी है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, उसकी वेलोसिटी वहां पे उस पॉइंट पे 0 होगी। 0 क्यों होती है, क्योंकि जब भी बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो एक बार को तो वो रेस्ट पे आएगी ना। हमने बॉल को ऊपर फेंका तो ऊपर गई, रेस्ट पे आई, फिर नीचे आना स्टार्ट होगी, ठीक है। पहले बॉल ऊपर जाती है, एक पॉइंट पे रेस्ट पे आती है और फिर नीचे आना स्टार्ट होती है, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, कहाँ थे हम? ओके, तो यहाँ पे क्या था अपने पास, इनिशियल मोमेंटम हमने फाइंड कर लिया। फाइंड द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हमने क्या बोला कि 0 हो जाएगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 says if a vehicle accelerate at a rate of 10 meter per second square after applying a force equal to 50,000 Newton, find the mass of the vehicle। Very simple question, F equal to ma, सीधा m निकालो F by a करके। F आपको दिया हुआ, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, क्या आएगा आपके पास 5000 kg, क्या आ जाएगा 5000 kg। एक्सेलरेशन आपके पास है, फोर्स आपके पास है, आपको सिर्फ मास निकालना है। मोमेंटम, a body of mass 60 kg has momentum, calculate its velocity। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कैसे, P इज इक्वल टू एम बी है, E आपको दिया हुआ है, मास आपको गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना, वेलोसिटी। सो दिस विल बी V इक्वल टू P बाई M। P आपको गिवन है, मास भी आपको गिवन है, 300 बाई 60, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 60 kg। क्वेश्चन नंबर 7, the engine of a car of mass 1000 kg produces a force of 10,000 Newton, find the acceleration of the car। direct formula based question, F equal to ma, A equal to F upon m। F आपको गिवन है, m आपको गिवन है, F आपको गिवन है, यहाँ से यहाँ पे आया, इस फॉर्मूला से बनाए क्वेश्चन, ये इक्वेशन, ठीक है। A equal to F upon m, F आपको गिवन है, m आपको गिवन है, आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ of an object of mass 20 kg, answer the following question। okay, acceleration between the 10 to 15 second from the given graph। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 10 to 15 सेकंड, 10 सेकंड कहाँ पे, यहाँ पे गिवन है, 15 सेकंड यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसके वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। सबसे पहले तो मास लिखना है, यहाँ पे मास गिवन है आपको, मास गिवन है, डेल टी चेंज इन टाइम पीरियड, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना टाइम पीरियड है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टाइम पीरियड इज चेंजिंग लाइक 10 to 15 सेकेंड, इस पॉइंट तक नहीं, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये दो पॉइंट है। तो 10 to 15 सेकेंड चेंज इन टाइम पीरियड विल बी 15 minus 10, 5 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी विल बी v2 minus v1। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। अगर हम 15 सेकेंड पे देखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी 20। अगर हम 10 सेकेंड पे देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 20 minus 10, सो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एज वी नो कि फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma, और ये किससे डिराइव करके आया था बेटा, सेकंड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब हमने डिराइव किया था तब ये वाली फॉर्म भी अपने को मिली थी, चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम पीरियड। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब मास तो चेंज होगा नहीं, चेंज इन मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी ही चेंज होगी। तो मास तो यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है 10 का। कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे हमने देखा, वेलोसिटी में कितना चेंज आया 10 का। मास आपको पता है, टाइम पीरियड भी आपको पता है, चेंज इन टाइम पीरियड, बेसिकली चेंज इन टाइम पीरियड ये रहा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 14 न्यूटन। दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम 0 to 5 सेकंड। 0 to 5 सेकंड में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है।
सबसे पहले तो आपको 0 to 5 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना है पार्टिकल का, बिकॉज यू नो दैट F इक्वल टू ma। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एंड फॉर एक्सेलरेशन एज यू नो यहाँ पे किया हमने सेकंड पार्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या पता कि डेल v डिवाइडेड बाय डेल t होता है, डेल v बाय डेल t होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5 सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ये चेंज आया वेलोसिटी में 10 - 0 का। कितना चेंज आया, 10 - 0 का। टाइम पीरियड में कितना चेंज आया, 5 - 0 का। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है, डायरेक्ट F इक्वल टू ma पुट अप करो और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 40 न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन क्या करा है, मोमेंटम आफ्टर 10 सेकंड। मोमेंटम आफ्टर 10 सेकंड, पहली चीज आफ्टर 10 सेकंड हो चाहे कितने भी टाइम पीरियड के बाद में हो, आपको वेलोसिटी से मतलब है। पहली चीज तो टाइम पीरियड में कहीं, मोमेंटम में कहीं टाइम पीरियड आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पीरियड के ऊपर, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको टाइम पीरियड गिवन है और इस वजह से आपको यहाँ पे वेलोसिटी मोमेंटम जो निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, जस्ट आफ्टर 10 सेकंड। तो जस्ट आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑलमोस्ट 10 ही होगी। जस्ट आफ्टर अगर हम बात करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 ही होगी। तो यहाँ पे एज वी नो कि मोमेंटम कितना है, मोमेंटम उसको कहां सोल्व किया हमने, ये रहा। मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना किया है, 20, और वेलोसिटी एट 10 सेकंड, t इक्वल टू 10 सेकंड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। 20 into 10 विल बी 200 kg मीटर पर सेकंड, 200 kg मीटर पर सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 25 to 30 सेकंड। नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 25 to 30 सेकंड। तो बेटा एक चीज बताओ, सपोज करो आपने कोई बॉल रोल की फ्लोर पे आपने कोई बॉल रोल की है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी विद टाइम पीरियड, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो इसका मतलब, इसका जवाब आप क्या दोगे, इसका रीजन क्या दोगे आप, कि वहां पे कोई ना कोई रेसिस्टिव फोर्स, कोई ना कोई रिटार्डेशन फोर्स उस बॉल के ऊपर लग रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आपने क्या बोला, रिटार्डेशन फोर्स, तो यही तो ये पूछ रहा है कि 25 से 30 सेकंड के बीच में जो फोर्स है उसका नेचर क्या है, तो आप क्या कहोगे, इट इज रिटार्डेशन फोर्स। ओके, सो दिस इज रिटार्डेशन फोर्स, दिस इज रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डेशन फोर्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 15 to 25 सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 15 to 25 सेकंड, 15 to 25 सेकंड कहाँ है, ये रहा 15, ये रहा 25। बट इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में बेटा, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में अगर आप वेलोसिटी को नोटिस करो तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन एक बार 0 हो गया तो फोर्स भी 0। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 15 to 25 सेकंड विल बी 0 न्यूटन। So this is about the question number 8. Question number 9. A force of 10 Newton produces an acceleration of 4 meter per second square on mass m1 and an acceleration of 24 meter per second square on mass m2. What acceleration would the same force provide if both the masses are tied together? तो आपको क्या कर रहा है, m1 के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। m2 के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है m2। इसका मतलब यहाँ से हम ये तो पता लगा सकते हैं अगर सेम फोर्स से ज्यादा एक्सेलरेशन कर रही है कि उसका मास बहुत कम है, तभी एक्सेलरेट कर सकती है। मास कितना है वो ही देख लेते हैं। यहाँ पे F इक्वल टू एम हमें पता है, तो वहां से m निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, F इक्वल टू m इक्वल टू F अपॉन A। तो यहाँ पे दोनों के लिए फोर्स कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वाले के लिए 4, तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 2.5 kg। सेकंड में m2 इक्वल टू F अपॉन A2, 10 न्यूटन फोर्स आपको दिया हुआ है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आपको गिवन है, निकालना क्या है, 10 अपॉन 24, ये होता है 0.41, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर रहे हैं 0.5 kg। वो इसलिए कि कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए। आपको ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है, आपको 0.41 kg को आप 0.4 kg मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड कर लें अगर दोनों को क्या कर दें, टाई कर दें एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, दोनों का कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, 5 kg। अब बोल रहा है इस 3 kg पे, सॉरी 5 kg नहीं 3 kg, दोनों का कंबाइंड मास हो जाएगा 3 kg, कि इस 3 kg में भी 10 न्यूटन लगता है, तो
उस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे ये कितना है 10 न्यूटन अगर ये है और ये टोटल मास कंबाइंड मास है जो कि 3 kg है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.3 मीटर per second square. So this is about the question number 9. Question number 10 says that a horse pulls a cart of 2 wagons with a force of 5000 Newton and the weight of the wagon is 100 kg. If the road offers resistive force of 500 Newton on each wagon, ये आपको नोटिस करना है बेटा कि 500 न्यूटन पूरे सिस्टम पे लग रहा है कि 500 न्यूटन हर एक वेगन पे लग रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेगन्स कितने हैं 2 वेगन्स, फोर्स कितना लग रहा है फोर्स 5000 न्यूटन और हर एक न्यूटन पे रेसिस्टिव फोर्स कितना लग रहा है 500 न्यूटन। तो यहाँ पे सिस्टम हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर किया, फर्स्ट सेकंड वेगन यहाँ पे कंसीडर किया। फोर्स की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 5000 न्यूटन। तो 500 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों लिया हमने बेटा, ये रेसिस्टिव फोर्स है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट में आप रेसिस्टिव फोर्स लोगे। तो यहाँ पे आपने रेसिस्टिव फोर्स लिया अपोजिट डायरेक्शन में 500 न्यूटन। तो इस यहाँ पे क्या बोला 500 न्यूटन हर एक वेगन पे लग रहा है, तो दोनों वेगन्स का मिला के नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा। 5000 न्यूटन तो इसको खींच रहा है, लेकिन 500 न्यूटन हर एक वेगन पे रेसिस्टिव फोर्स भी लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना आया, नेट फोर्स कितना आया 4000 न्यूटन। और इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, उस पूरे सिस्टम का मास हो गया 100 प्लस 100, पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया 200 kg। सो द एक्सेलरेशन ऑफ लास्ट वेगन। अब बेटा अब इसमें एक चीज बताऊं आपको, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वही इसके फर्स्ट और सेकंड वेगन का एक्सेलरेशन होगा। सेकंड वेगन कोई अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं करेगी, फर्स्ट वेगन कोई अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं करेगी, वो पूरा सिस्टम जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा आगे वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फर्स्ट और सेकंड वेगन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ लास्ट वेगन, एक्सेलरेशन ऑफ लास्ट वेगन इज F नेट अपॉन m, F अपॉन m। यहाँ पे क्या ये एक्सेलरेशन ही है, तो F इक्वल टू m होता है ना, तो A इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं F इक्वल टू F अपॉन m। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है 4000 न्यूटन, टोटल मास कितना है दोनों वेगन का अगर हम मिला दे तो 100 kg प्लस 100 kg 200 kg। सो दिस विल बी 4000 बाय 200 kg। सो दिस बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट वेगन का एक्सेलरेशन कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड वेगन का एक्सेलरेशन कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12, a person fall down from a building of 50 meter, find the velocity of the person is just before hitting the ground and calculate the momentum transfer to the earth। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपके पास ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से कोई गिरा नीचे, यहाँ से कोई नीचे गिर गया। अब वो जब यहाँ पे होगा, अगर कोई पर्सन यहाँ से नीचे गिर रहा है और उसकी हाइट है 50 मीटर, तब उसका मोमेंटम कितना होगा गिरने से जस्ट पहले, तब इसका कुछ मोमेंटम होगा, इसका कुछ मास है, जो मास यहाँ पे था वही मास यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होगा, अच्छा इसका मोमेंटम जब वो गिर रहा था, जस्ट गिरना जब उसने स्टार्ट किया या फिर जब वो वहां से कूदा, उस बिल्डिंग से कूदा वो, तब उसका मोमेंटम कितना था 0 बाय 0, क्योंकि अभी उसने कोई वेलोसिटी अचीव नहीं की है, अभी उसकी वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे हम 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वजह से उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका मोमेंटम कितना होगा, पीबी से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब बिफोर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मोमेंटम बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। एम वी एम में गिवन है, गिवन नहीं है बेसिकली। इस क्वेश्चन में आपको गिवन होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मास ऑफ द पर्सन कंसिडर कर सकते हो स्मॉल एम, मास ऑफ द पर्सन आपको कंसिडर करना है स्मॉल एम। तो यहाँ पे स्मॉल एम आपने कंसिडर किया, आपको वेलोसिटी क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है बेसिकली। यहाँ पे आपको निकालना क्या, आपको वेलोसिटी कि इस पॉइंट पे जब वो आया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और वो कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, हाइट आपको गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर फ्री फॉल हो रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 50, तो
वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -10 बिकॉज एक्सलेरेशन इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, -50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 एंड v विल बी अंडर रूट ऑफ 1000। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मोमेंटम हो जाएगा m इंटू अंडर रूट ऑफ 1000। तो बेटा जब ये मोमेंटम जब ये इस ग्राउंड को हिट करने वाला है तब उसके पास कितना मोमेंटम है, m इंटू अंडर रूट ऑफ 1000। बेटा जब वो डाउन पे चला जाएगा, जब डाउन पे लैंड कर जाएगा वो, तब उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो। व्हाई जीरो, बिकॉज पर्सन ऑलरेडी कम्स एट रेस्ट, पर्सन कम्स एट रेस्ट, दैट्स व्हाई हिज वेलोसिटी इज जीरो एंड दैट इज व्हाई हिज मोमेंटम इज आल्सो जीरो। तो अगर उसका मोमेंटम जीरो हो गया, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसका मोमेंटम था m इंटू अंडर रूट ऑफ 1000, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसका मोमेंटम हो गया जीरो आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। कितना हो गया, जीरो। तो इस सारा का सारा मोमेंटम कहाँ गया, इस सारा का सारा मोमेंटम ट्रांसफर हुआ ग्राउंड में। तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ ग्राउंड में, सो द चेंज इन मोमेंटम और द ट्रांसफर्ड मोमेंटम इनटू द ग्राउंड is m into under root of 1000, m into under root of 1000. Okay, so this is all about the question number 12. Question number 11. Question number 11 says that an object of mass 20 kg is accelerated uniformly from a velocity 36 km per hour to 54 km per hour in 25 seconds. तो यहाँ पे आपको टाइम डिफरेंस दे आपको गिवन है 25 सेकंड, तो यहाँ पे डेल टी हमने निकाल के रख लिया। डेल वी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 36 से 54 किलोमीटर चेंज हो रही है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस कितना है वेलोसिटी में, 54 माइनस 36, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करोगे तो इंटू 5/18 आपको करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आ गई, चेंज इन टाइम पीरियड आ गया, चलिए इसको रहने देते हैं। अभी सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, ये बाद में काम में आएगी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इनिशियल मोमेंटम का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको काम में लेनी है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो m इंटू वी, मास आपको गिवन है 20 kg, सो दिस विल बी 20 इंटू 36 इंटू 5/18 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, दिस विल बी 200 kg मीटर पर सेकेंड, 200 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितनी हो जाएगी, अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम के साथ हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे 54 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, 20 इंटू 54 इंटू 5/18। 5/18 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 18 3 जा 54, सो दिस विल बी 300 kg मीटर पर सेकंड। एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो बेटा अब यहाँ पे देखो, एज यू नो कि हम एंगल को मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू एम भी बोलते हैं, लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड एज यू नो कि मास तो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। तो यहाँ पे सपोज कर लो, अगर पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है जो राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, राइट डायरेक्शन। तो उसकी इनिशियल जो डायरेक्शन थी, राइट डायरेक्शन थी, और उसकी वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी वेलोसिटी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अभी उसकी डायरेक्शन क्या है, यही है। तो बेटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, अगर मैं आपको दो लाइन ड्रॉ करके दे दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और मैं आपको पूछूं इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, आप क्या कहोगे, दोनों कोइंसाइड कर रही है तो, और सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों कोइंसाइड कर रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो एज वी नो फोर्स इक्वल टू m del v by del t। मास आपको गिवन है 20, मास आपको गिवन है 20, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, ये हमने अभी भी निकाला है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 25 सेकंड जो कि आपको गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है। सो बस यही थे अपने क्वेश्चंस, इसके आगे थोड़ी है, बस यही है। तो यही थे अपने सारे क्वेश्चन जो भी थे, जो भी मैंने आपको एटॉमिक प्रॉब्लम्स में आपको दिए थे, और इसमें
प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आपको गिवन थे, तो बस आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और जो नोट्स में आपको लिखवाया गया है आप उसकी प्रैक्टिस करिए, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, एंड ये मैंने आपको बता दिया कि ये डिले क्यों हुआ है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन उसके बाद में पता चला कि स्क्रीन कहीं भी रिकॉर्ड हो नहीं रही है, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच।